हेलो दोस्तों, ताहिर एजुकेशनल अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज एक फिर नए चैप्टर के साथ, नई उमंग और नए जोश के साथ हम लोग फिर से मिले हैं। इससे पहले मैं प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ा चुका हूं पूरे डिटेल के साथ, और उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू करवा चुका हूं। 45 क्वेश्चन का एमसीक्यू करवा चुका हूं। सब जो नहीं देखे हैं प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरे डिटेल के साथ वेद वेदांग उपनिषद पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ, और उससे रिलेटेड मैं 45 क्वेश्चन का एमसीक्यू लिया हूँ। ठीक है, तो इसको जाकर देखिए। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु सभ्यता, और जल्द ही साइंस का वीडियो कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन का साइंस का वीडियो आएगा, एक ही वीडियो में जल्द ही आएगा, क्योंकि साइंस भी ज़रूरी है दरोगा और मेंस दरोगा और बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु सभ्यता। देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर मेन रूप से बोला जाए तो विश्व में मेन रूप से 4 सभ्यता है। ये ध्यान से सुनिएगा, हम बात बता रहे हैं जो सिंधु विश्व में मेन रूप से 4 सभ्यता है। पहला सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। किस नदी किनारे है? तो दजला फरात नदी किनारे है। दूसरे नंबर पर आएगा चीन की सभ्यता, जो हांगो नदी पर है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत का जो आएगा सिंधु सभ्यता। ठीक है, तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर आएगा मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी किनारे है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता पूरे विश्व में कितने नंबर पर आती है? तो तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरे नंबर पर चीन की सभ्यता, और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत की सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है, और चौथे में आएगी मिस्र की सभ्यता। ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु सभ्यता। मोस्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आपके लूसेंट में 2400 से 1700 दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में 2500 से 1750 दिया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लूसेंट से ज़्यादा एनसीईआरटी पर बिलीव कीजिए। एनसीईआरटी कभी गलत नहीं होता है, और जो भी मैं फैक्ट लाऊंगा एनसीईआरटी का होगा। तो सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2500 से 1750 ईसा पूर्व में है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है टाइम पीरियड? तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा यह पता चलता है किसी चीज का आयु। रेडियो कार्बन C14 के द्वारा पता चलता है। इससे पहले यह पॉइंट समझिए, रेडियो कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एफ लीवी के द्वारा 1946 में किया गया। इसमें होता क्या है, इस पद्धति में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहेगी उतना ही वो प्राचीन माना जाएगा। यानी किसी चीज के, अगर किसी चीज की आयु हम लोग जांच रहे हैं, तो अगर उसमें कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहेगी वो उतना ही पुराना होगा। ठीक है, तो कार्बन 14 की खोज किसके मतलब कार्बन 14 की खोज किसके द्वारा हुआ? तो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीवी के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1946 में हुआ। तो कार्बन 14 के द्वारा सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड कब निकाला गया है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निकाला गया है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात बोला जाए पॉइंट कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वो कितने देशों से प्राप्त होते हैं, क्या बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं कितने देशों से प्राप्त होते हैं? तो 3 देश से प्राप्त होते हैं। कितना? 3 देश से। एक हमारा देश भारत हो गया, दूसरा हो गया पाकिस्तान हो गया, और तीसरा हो गया अफगानिस्तान हो गया। ये नोट डाउन करते जाइएगा। कितने देशों से सिंधु सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं? तो 3 देश से, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में सिंधु सभ्यता कितने साल तक रहा? तो 750 साल तक रहा भारत में सिंधु सभ्यता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 3 देश से प्राप्त होता पता चल गया। किसने खोज किया कार्बन 14 का? तो VF लीवी के द्वारा। कब खोज हुआ? 1946 में। कहाँ के ये वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के। देखिए, सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, द्राविड़ सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। फिर से पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। सिंधु सभ्यता को किस किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, द्राविड़ सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार माइंड में अटेगा। ऐसा नहीं हम बार बार दोहरा रहे हैं सिर्फ आप लोग के लिए। चलिए, तो हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? अब कौन कौन नाम क्यों रखा गया ये समझ लेना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है?
ठीक है, बहुत अच्छा से हम बता रहे हैं। इस सभ्यता का संपूर्ण स्थल जो है सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे विकसित हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता? इस सभ्यता के जो संपूर्ण स्थल है वो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों किनारे विकसित हुआ था, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है, ये हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का पहला जो अवशेष है हड़प्पा नामक स्थान से मिला है। ये पॉइंट सोचिएगा, बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, तो इस घाटी की सभ्यता का जो पहला साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा नामक स्थान से मिला है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये हो गया। अब आए द्राविड़ सभ्यता। सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं वो द्राविड़ जाति के लोग थे। कौन थे? सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे द्राविड़ जाति के लोग थे, इसी कारण इस सभ्यता को द्राविड़ सभ्यता कहा जाता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखेगा। एक होता है क्या? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि पहली बार सबसे पहले धातु किस धातु खोज हुआ है ये ध्यान रखिएगा। तो तांबे का सबसे पहले खोज हुआ है, तो तांबे के बाद फिर टीन का खोज हुआ। ठीक है, तो क्या होता है सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टीन को मिलाकर कांसे को तैयार किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते हैं, तांबे में टीन को मिलाकर कांसे तैयार करते हैं, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी का फैक्ट है। चलिए, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का। और तांबे में टीन मिला दिया तो क्या बन गया? कांसा बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, 3 काल है, पहले समझिएगा। एक हो गया प्रागैतिहासिक काल, तो वैसा प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं, इतिहास तो है, किसी चीज का इतिहास है लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल है, इसको कहते हैं कि जिसका लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पूरी तरह से पढ़ा ना जा चुका हो। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका इतिहास लिखा है, मिला हुआ लिखा हुआ, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है पूरी तरह से, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्योंकि बहुत सी लिपि इसकी अटपट है, अभी तक पूरी तरह से पढ़ी ना जा चुकी है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, और इतिहास उसको कहते हैं जिसमें लिखा हुआ भी है और उसका पढ़ा भी जा सकता है, उसको इतिहास कहते हैं। चलिए, तो किस काल में रखा गया है? तो आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे हड़प्पा। क्या देखेंगे? हड़प्पा। इस सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। किसके देखरेख में? उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर कौन थे, महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कभी क्वेश्चन आएगा कि जब हड़प्पा की खोज हुई तो उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर यानी महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। और किसने खोज किया? दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत पड़ता है, भारत में पंजाब प्रांत पड़ता है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा रावी नदी किनारे है। यहाँ से क्या क्या मिला है हड़प्पा से? तो स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। ठीक है, स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। सॉरी, इस तरह से जो स्वास्तिक होता है, स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। धान का कटोरा मिला, कहाँ से? हड़प्पा से।
स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, यानी कि स्त्री के पेट से निकला हुआ पौधा, पेट से स्त्री के पेट से निकलता हुआ पौधा मिला है, उसको उर्वरता देवी कहा गया है। कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। 837 कब्रिस्तान मिला है, ये ध्यान रखिएगा। 837 कब्रिस्तान क्या मतलब क्या है कि अभी तो कब्र तो कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन उस समय कब्र जो है ना आर टाइप का बना था, जैसे आर लिखते हैं ना हम लोग, आर बना होता था। इसी बीच में 37 कब्र मिल रहा है, आर डायरेक्शन में 37 कब्र मिला है, इसे 837 कब्रिस्तान उसको बोलते हैं। ताबूत का प्रमाण, जब कब्रिस्तान मिलेगा तो ताबूत तो मिलेगा जिसमें कब्र बॉडी को रखा जाता है। संग का बना बैल, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक का प्रमाण, धान का कटोरा, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, 837 कब्रिस्तान, ताबूत का प्रमाण, संग का बना बैल, सब कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में शव को दफनाने के प्रमाण, कब्रिस्तान है तो मतलब शव को दफनाने का प्रमाण मिलेगा ही, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग मोहनजोदाड़ो, जिसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। कहाँ है मोहनजोदाड़ो? वर्तमान में पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। कहाँ है मोहनजोदाड़ो? तो पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। किस नदी किनारे है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे बसा है। इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया है। किसकी? मोहनजोदाड़ो की खोज। क्या क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से देख लीजिए। पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं? तो शिव भगवान का पुराना नाम है पशुपतिनाथ, ठीक है। कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की लेडीज जो है डांस करते हुए कांसे की नर्तकी मिली, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मलेरिया रोगी का प्रमाण मिला है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कॉलेज का प्रमाण मिला है, मोहनजोदड़ो से। समझ ली कितना डेवलप था उस समय का सभ्यता। विशाल स्नानागार मिला है, मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार, जहाँ अन्न रखा था वहाँ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पुजारी का सर मिला है, मोहनजोदड़ो से। चांदी कलश मिला है, मोहनजोदड़ो से। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब पूछता है कौन चीज कौन स्थल से मिला है, ये ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, ठीक है, अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से, स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार है, ठीक है। स्नानागार जो है धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया था, यानी पूजा पाठ के जो स्नान होते थे, धर्म के लिए जो स्नान होते थे, उसी के लिए यह स्नानागार जो है यूज किया जाता है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इतना खूबसूरत था, इतना बड़ा था कि जॉन मार्शल जो थे उस समय के आदमी, उन्होंने बोला है कि ये तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। किसको बोला गया है? तो स्नानागार को। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में फैक्ट जानिए। मोहनजोदड़ो को 7 बार बसाया गया है, 7 बार उजाड़ा गया है। इस तरह से प्रमाण मिला है कि उसको 7 बार उजाड़ा गया है और 7 बार बसाया गया है, मोहनजोदड़ो का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान कहा गया। बहुत खूबसूरत था, बाग बगीचे थे, पानी थी, बालू थी, सब कुछ था, इसलिए सिंध का बाग भी कहा गया है और सिंध का नखलिस्तान भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वो पक्की ईंटों के बने थे। किसके बने थे? पक्की ईंटों के बने थे मोहनजोदड़ो के भवन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम VVI है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान, चाहे वो जनसंख्या में हो या क्षेत्रफल में हो, कौन है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान, चाहे वो जनसंख्या में है चाहे वो क्षेत्रफल से हो, कौन है? मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थान बोलेगा तो राखीगढ़ ही है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला, हरियाणा के हिसार जिला में। पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है भारत का? तो राखीगढ़ है। कहाँ है? तो हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में। अब आते हैं चंदहुदड़ो के बारे में। चंदहुदड़ो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह वर्तमान जो है कहाँ? पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के नवाबसराय जिले में स्थित है। पाकिस्तान में बहुत है सब। यह वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के नवाबसराय जिले में है। किस नदी किनारे है? यह सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। चंदहुदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे बसा है।
इसके खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजुमदार हैं इसके खोजकर्ता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लड़की के जितनी भी सामान है मेकअप का सब यहाँ से मिला है। देखिए यहाँ गुड़िया बनाने कारखाना, कलम दवात, लिपस्टिक कारखाना, काजल का प्रमाण मिला है, कंघी का प्रमाण मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान है। ये मान लीजिए कि बिल्ली है, ये दौड़ रहा है, इधर से कुत्ता उसका पीछा करेगा, पंजे का निशान है। चूहेदानी का निशान है। भार मापने वाला बटखारा का प्रमाण मिला है वहाँ। कहाँ से? तो चंदुदड़ों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पूछता है कि लिपस्टिक का, कंघी का, काजल का प्रमाण कहाँ से मिला है। ये बहुत पूछता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ से मिला है? तो चंदुदड़ों से मिला है। कहाँ है? तो सिंध प्रांत में है। खोज किया है तो गोपाल मजुमदार ने खोज किया इसका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चंदुदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां भी किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। ये पूछता है, याद रखिएगा। दुर्ग मतलब कोई सा जगह, उसको किला की तरफ पर घेरा जाता था, उसको दुर्ग बोलते हैं। किला की तरह से मान लीजिए, बाउंड्री किला, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है चंदुदड़ो जहां एक भी किला यानी एक भी दुर्ग नहीं मिला है। ये औद्योगिक नगर था, यानी फैक्ट्री वाला नगर था। हर चीज़ का फैक्ट्री था, चाहे वो लिपस्टिक का हो, कंघी का हो, हर चीज़ का फैक्ट्री मिलता था, ठीक है। तो चंदुदड़ो एक औद्योगिक नगर था, यानी फैक्ट्री नगर था, और एक भी किला नहीं मिला है चंदुदड़ो से। और यहाँ से एकमात्र था जहाँ वक्रकार ईंटा का प्रमाण मिला है। कहाँ से? चंदुदड़ो से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार अच्छा दिमाग में। एक बार देखिएगा सोचिएगा कि याद हो जाए, नहीं होगा। जितना बार देखिए, जितना बार रिकॉल कीजिए उतना बार याद होगा माइंड में। अब आए हम लोग लोथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सेट मारिएगा किसी भी बुक से या एग्जाम में। प्रॉमिस करते हैं कि अगर पूरे अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे छूटेगा नहीं फालतू। लोथल है ये गुजरात के, यानी हमारे देश गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी किनारे है। लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे। कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात किस जिले में? तो अहमदाबाद जिले में है। इसे खोज किसने की? रंगनाथ राव ने किया। किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। कब किया? 1954 में किया। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? चावल का प्रथम साक्ष्य मिलता है लोथल से। बंदरगाह, जिसको बोलते हैं गोदी, ये इसको बोलते हैं डॉकयार्ड, ठीक है। बोलते हैं डॉकयार्ड भी बोलते हैं, बंदरगाह भी बोलते हैं, जहाँ पर समुद्र किनारे जो पानी वाला जहाज रुकता है ना, उसी को बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। तो बंदरगाह कहाँ से मिला है प्रमाण? लोथल से मिला है। मम्मी का प्रमाण, जो बॉडी बहुत साल से पड़ा रहता था, मम्मी का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। फारस की मोहर, फारस किसको बोलते हैं? ईरान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ईरान को बोलते हैं फारस। तो उस समय ईरान से व्यापार होता था लोथल का। तो होता था क्या? फारस की जो गुलमोहर है वहाँ प्रमाण मिला है। कहाँ से? लोथल से। फारस किसको बोलते हैं? ईरान से बोलते हैं। युगल शव का मतलब होता है जोड़ा लाश, जिसको बॉडी बोलते हैं, वो दोनों एक साथ मिला हो दफनाते हुए। किस जगह से? तो लोथल से, याद रखिएगा। किसने खोज किया? रंगनाथ राव ने। कब? 1954 में। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा का मतलब है, लोथल को क्यों बोला जाता है कि कुछ पॉइंट जो है ना, कुछ क्वालिटी हड़प्पा में जो था वो लोथल में भी नजर आता है, और कुछ क्वालिटी जो मोहनजोदड़ो में था वो लोथल में भी नजर आता है। तो इसलिए छोटा हड़प्पा और छोटा लघु मतलब छोटा, यानी लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसको? लोथल को बोला जाता है। ये याद रखिएगा। अब आइए हम लोग कालीबंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कालीबंगा। उसके बाद आप कहीं से भी सेट मारिए, अगर अच्छा से याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसके बाद फिर आपको कल इसका MCQ मिलेगा, आ जाकर टेस्ट लगाइएगा। और प्लीज़ शेयर करते जाइए, मेहनत लगता है, शेयर करते जाइए, तब सब कुछ का वीडियो धीरे धीरे मिलते जाएगा। क्योंकि मैं नया हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इससे भी बेस्ट क्वालिटी में हर चीज़ मिलेगा आपको। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा कि आप लोग देखते रहिएगा। देखिए कालीबंगा के बारे में जानते हैं। कालीबंगा का जो अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है अर्थ? काली चूड़ियाँ। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के किस जिले से? तो हनुमानगढ़ जिले से। कालीबंगा किस नदी किनारे? तो घग्गर नदी किनारे है। ये ध्यान, क्वेश्चन रिलेट कीजिए एक दूसरे से
इसका अर्थ क्या, कालीबंगा का अर्थ क्या, दिमाग में लगाना, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। कहाँ से कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। किस जिले में, तो हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी किनारे है, तो घग्गर नदी किनारे है। खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष और वीवी लाल। अमलानंद घोष प्लस वीवी लाल इसे खोज करता है। और जितने भी फैक्ट रहेंगे कोई भी गलत नहीं रहेगा, बिलीव कीजिए, क्योंकि सब एनसीईआरटी से रहता है। यहाँ से प्राप्त क्या हुए हैं, जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से, भूकंप का भी प्रमाण मिला है कालीबंगा से, दो फसलों को एक साथ बोने का प्रमाण, दो फसलों को एक साथ बोने का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। काले रंग की चूड़ी कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। दो फसलों को एक साथ जोड़ने का प्रमाण कहाँ से मिला है, और जुते हुए खेत, ये पूछता है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में कच्ची ईंटें का प्रयोग होता था। कालीबंगा में जो भवन होते थे वो कच्ची ईंटों के प्रयोग होते थे, ये ध्यान रखें। कालीबंगा में कच्ची ईंटें हो गया। अब मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें, और कालीबंगा में कच्ची ईंटें। भवन निर्माण में मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें का प्रयोग और कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। अब आइए धौलावीरा, ये तो सबसे बेस्ट जगह था वहाँ का, सबसे खूबसूरत और सबसे नमूनेदार। देखिए धौलावीरा गुजराती शब्द का बना है। धौलावीरा जो है एक गुजराती शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। क्या बोलते हैं, सफ़ेद कुआं। ये गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात का कच्छ जिला, कच्छ किस लिए प्रसिद्ध है, तो कच्छ जो है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कच्छ का जो रण है वो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत है। गुजरात का कच्छ जिला में है धौलावीरा, इसका जो अर्थ होता है सफ़ेद कुआं होता है। किस नदी किनारे है, लूनी नदी किनारे है। धौलावीरा किस नदी किनारे, लूनी नदी किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा के खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे विकसित नगर था कौन, धौलावीरा। सबसे डेवलपमेंट जो जगह था वो कौन था, धौलावीरा। क्यों था ये आप खुद देख लीजिए। यहाँ से प्रमाण क्या, स्टेडियम का प्रमाण मिला है, समझ लीजिए, उस समय का स्टेडियम का प्रमाण मिला है। कहाँ से, तो धौलावीरा से। खेल का प्रमाण, खेल का मैदान मिला है। जलाशय प्लस जल प्रबंधन का उन्नत प्रमाण। जल निकासी की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी थी धौलावीरा की थी। अगर मान लीजिए धौलावीरा है तो इसके बगल से एक नाली टाइप का निकलता था, जो गंदी पानी है इतना खूबसूरत ढंग से था कि आज का भी उस तरह से मतलब कि देखा नहीं जा सकता उस समय जैसा था से। ठीक है, ये धौलावीरा है। ये नाली इतनी खूबसूरत ढंग से थी वहाँ की, जल निकालने के लिए गंदे पानी को। और उसके बाद 16 या 18 तरह का ये मिला, छोटा छोटा तालाब मिला जो पानी को इकट्ठा करने का था, मिला, जलाशय मिला है। ठीक है, और जल निकास प्रबंधन है जो नाली का सबसे बेस्ट मिला है, कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। अब आइए बनमाली। बनमाली है कहाँ, तो हरियाणा में है। किस जिले में, तो हिसार जिला में। रिलेट कीजिए एक दूसरे से। किस नदी किनारे है, तो रंगोई नदी किनारे है। कौन, तो बनमाली। कहाँ है, तो हरियाणा में। किस जिले में, तो हिसार जिले में। खोज कौन किया, RS बिष्ट। क्या से प्राप्त किया हुआ, अच्छे किस्म का जौ। गेहूं और जौ होता ना, तो अच्छे किस्म का जौ यहाँ से मिला है। हल का प्रमाण मिला है बनमाली से। बनमाली एकमात्र स्थल है जहाँ से जल निकास प्रमाणी नहीं मिली है, याद रखिएगा। यहाँ जल बस जैसे आज के टाइम का नाली हुआ तो हुआ, कहीं भी पानी को बहा दो, तो उस तरह से जल निकास का जो अच्छा प्रणाली है ये कहाँ से नहीं मिला है, तो बनमाली से नहीं मिला है। सबसे अच्छा कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। देखिए डायरेक्शन मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही बेस्ट है ये अगर नहीं सीखें तो फिर कुछ नहीं सीखें। ये सिंधु सभ्यता का डायरेक्शन मैं बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये डायरेक्शन है, उत्तरी सीमा मान लीजिए, उत्तरी सीमा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में लिखिएगा, ये लिखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी। उत्तरी सीमा, ठीक है, ये दक्षिणी सीमा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये पश्चिमी सीमा हो गया, ये हो गया पूर्वी सीमा। तो ये हो गया मांदा, एक मांदा जगह है जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मांदा एक जगह है जम्मू कश्मीर में। जो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा है वो मादा है, कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। किस नदी किनारे है, तो चिनाब नदी किनारे बसा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी डायरेक्शन की जगह है तो मादा है जम्मू कश्मीर में,
चिनाब नदी किनारे। ठीक है, दक्षिणी डायरेक्शन है कहाँ, तो दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ, दाइमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, यानी मुंबई महाराष्ट्र में है। किस नदी किनारे है ये, तो गोदावरी नदी किनारे है। किस नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे है। अगर गोदावरी ना रहे, ठीक है, अगर गोदावरी ना रहे यहाँ पर, तो कीन नदी कीजिएगा, कीन, की और ना कीन नदी। सब अपने हम जो बोल उस पर ध्यान दीजिए, कॉपी में लिखते जाइएगा। उत्तरी सीमा मादा जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, दाइमाबाद हो गया आपको कहाँ है, तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे। गोदावरी नहीं देगा तो कीन नदी देगा। अब आइए हम लोग पश्चिमी सीमा, तो सुद कांगेडोर, सुद कांगेडोर किस नदी किनारे है, दस की नदी किनारे, दस की नदी किनारे। ये कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। ठीक है, पश्चिमी सीमा सुद कांगेडोर, दस्तक नदी किनारे, बलूचिस्तान में है ये। अब पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा का बात हो तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। किस नदी किनारे, तो हिंडन नदी किनारे। ये हो गया सिंधु सभ्यता का डायरेक्शन। अधिकतर क्षेत्र जो है किधर जाता है, पूर्वी क्षेत्र में कौन है, पश्चिमी क्षेत्र में कौन है, ये पूछता ही पूछता है, ये याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण बातें देखिए, ये सभ्यता जो है शहरी थी और प्लस नगरीय सभ्यता थी, ये डेवलपमेंट थी। कौन कैसी सिंधु सभ्यता, कैसी सभ्यता है, तो शहरी प्लस नगरीय सभ्यता है। ठीक है, इस सभ्यता को किस युग में रखा गया है, तो कांस्य युगीन सभ्यता में रखा गया है। क्यों रखा गया बताए हैं कि सिंधु सभ्यता वाले जो लोग हैं सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले तांबा की खोज करते हैं, उसके बाद टीन का खोज करते हैं। तो तांबा में टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पवित्र जो जानवर है कुबड़ वाला सांड है, इसकी पूजा होती थी। कुबड़ वाला जो सांड है ये पवित्र जानवर माना जाता था, उसमें पूजा होती थी। इस सभ्यता में यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का भी उपयोग किया जाता था। आज की तरह हीरो होंडा और फोर व्हीलर यूज़ नहीं होता था, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का यूज़ किया जाता था। देखिए लिपि बोलेगी इस सभ्यता की तो बुस्त्रोफेदन, याद रखेगा। जब भाषा बोलेगी तो बुस्त्रोफेदन, और लिपि बोलेगी तो भावचित्रात्मक। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भाषा बोलेगी तो बुस्त्रोफेदन, लिपि बोलेगी तो भावचित्रात्मक, ये ध्यान रखना है। ये मोस्ट एग्जाम में आने वाला है ज़्यादा ही। आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला पहला जो राज है आज़ादी के बाद, वो कौन है, पंजाब का रोपड़ है। आज़ादी के बाद सिंधु सभ्यता अभी तक खोजा जा रहा है। तो आज़ादी के बाद 47 में आज़ाद हुआ हमारा देश, उसके बाद सबसे पहले कौन खोजा गया है, तो पंजाब का रोपड़ खोजा गया। कब खोजा गया, 1953 में खोजा गया है। उस रोपड़ को क्या बोलते हैं, आज हम लोग रूपनगर बोलते हैं, रोपड़ को रूपनगर बोला जाता है। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत में सर्वाधिक स्थान जो है गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला स्थान आज़ादी के बाद रोपड़ है 1953 में, और सबसे ज़्यादा स्थान खोजा गया है गुजरात से खोजा गया है, उसकी संख्या 1000 है। आप समझो 1000 प्लस भी हो गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक स्थान बोलेगा तो गुजरात, सबसे पहला स्थान बोलेगा तो रोपड़ आज़ादी के बाद। इस सभ्यता में जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग किया गया जाता था, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग हुआ इस सभ्यता में। और व्यवसाय के रूप में कृषि का प्रयोग होता था, ये ध्यान रखिएगा। इस सभ्यता में लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। सिंधु सभ्यता के नगर का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो मुद्रा मिली है सेलखड़ी की मुद्रा मिली है, सेलखड़ी की मुद्रा। सेलखड़ी केमिस्ट्री में जो पढ़े होंगे जानते होंगे, सेलखड़ी, सेलखड़ी की मुद्रा मिली है सिंधु सभ्यता से, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर बोलेगा हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता का जो मोहर बोलेगा, गुलमोहर, गुलमोहर जो है किसका आकार का था, तो वर्गाकार का था। गुलमोहर क्या मैंने पैसे से के लिए यूज़ नहीं होता था उस समय। गुलमोहर में कभी भैंस का चिन्ह, कभी भगवान का चिन्ह, कभी बैल का चिन्ह, इस तरह से प्रमाण टाइप में गुलमोहर मिलता था। उसका आकार कैसा था, तो वर्गाकार था। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में गुलमोहर का आकार कैसा था, ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ऐड किया हूँ बाद में। तो वर्गाकार था। और हड़प्पा की मुद्रा कैसी थी, तो सेलखड़ी की मुद्रा थी। सेलखड़ी से ज़्यादा सेलखड़ी की मुद्रा पाई जाती थी।
सिंधु सभ्यता में दहेज प्रथा प्लस मूर्ति पूजा की शुरुआत की गई है। दहेज प्रथा, उस समय भी दहेज प्रथा होती थी, याद रखिएगा। और मूर्ति पूजा की शुरुआत भी सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। लेकिन मंदिर निर्माण की शुरुआत बोलेगी, मूर्ति तो होती लेकिन मंदिर निर्माण का एक भी प्रमाण नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता से। मंदिर निर्माण की शुरुआत बोलेगी तो गुप्त काल में होगा, ठीक है। मूर्ति पूजा तो बोलेगा सिंधु सभ्यता हो गया, लेकिन मंदिर निर्माण की शुरुआत बोलेगा तो गुप्त काल में। और उस समय पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। क्या बोलते थे? पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। और सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई जो थी ना 16 अनुपात में थी। कितने अनुपात में थी? 16 अनुपात में थी। पर्दा प्रथा प्लस वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में थी, याद रखिएगा। उस समय भी वैश्यावृत्ति चलती थी और पर्दा प्रथा चलता था, जो आज तक चलता है। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार खेलते थे और पासा या चौपड़ खेलते थे, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि पतन के प्रमुख कारण। ऐसे प्रमुख कारण तो बहुत देता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में दिया उसके बारे में। कोई बोलता है कि बाढ़ से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। क्या हो गया? बाढ़ से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो किन्होंने बोला है? तो एम.के. महोदय ने बाढ़ से बताया है कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, यानी सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। बाढ़ आई, मोहनजोदारो में भी दिखाया था मूवी में कि बाढ़ आई, सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। भूकंप कौन बोला है? डिल्स महोदय ने भूकंप के बारे में बताया कि भूकंप आया था, सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। आर्यों का आक्रमण किन्होंने बताया है? व्हीलर महोदय ने बताया है। व्हीलर महोदय ने बताया है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्य लोग जो हैं सिंधु सभ्यता को खत्म कर दिए। ऑरल स्टाइन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन हुआ और सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, ठीक है। ये 4 प्रमुख कारण बताता है, लेकिन मेन रूप से बाढ़ ही देता है हर जगह। लेकिन इस तरह से बाढ़ ना रहे तो ये जो एनसीईआरटी में दिया है इस सबको भी याद कर सकते हैं आप। तो बताइएगा कैसा लगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता से। और उसके बाद प्रॉमिस मैं बात कर रहा हूँ, अगर अच्छा से याद कर लीजिएगा एक फैक्ट को नोट्स बनाकर, उसके बाद आप सेट मारिए। अगर क्वेश्चन एक भी छूटता है तो फिर जो कहिएगा से, ठीक है। प्लीज़ शेयर कीजिए, अभी शुरुआत है। इससे भी बेस्ट आप लोगों को क्वालिटी मिलेगा हर जगह का। ये लूसेंट का भी है, प्लस एनसीईआरटी का भी है, प्लस मेरे नोट्स का भी है। सब जगह एक बार मैं इकट्ठा करके दिया हूँ। और उसके बाद कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सेट मारने के लिए आपको। तो सेट कब मारेगा? जब इसको अच्छा से पढ़ेगा तो सेट मारेगा, ठीक है। टाइम को इधर उधर वेस्ट ना करें, पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। पढ़ाई ही सब कुछ है ज़िंदगी में, और आगे सक्सेस करें। इस तरह से वीडियो मिलेगा। प्लीज़ शेयर करते रहें वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।